नमस्कार, जय जोहार। IND 24 के इस खास कार्यक्रम बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व नगरीय निकाय मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया। डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने पूरे 5 साल नगरीय निकाय के मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं जनता को दी है और इस वक्त हम मौजूद हैं शिव कुमार डहरिया के साथ और आगे सार्थक चर्चा को बढ़ाएंगे। उनसे कई मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे इस खास आप लोगों का भी कार्यक्रम स्वागत है और ये अच्छा शो है। चलिए, सार्थक चर्चा जो है वो हम बढ़ाएंगे और सबसे पहला मेरा ये जो सवाल है सर, आपकी शिक्षा को लेकर रहेगा, क्योंकि पेशे से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया लिखते हैं आप, और मैं जानना चाहूंगी, मैं क्या पूरे दर्शक जानना चाहेंगे कि शिव कुमार डहरिया जी का बचपन कैसे बीता और उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली, कैसे ली, किन परिस्थितियों में ली? देखिए, हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं और मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरा गांव छछान पैरी है, वहाँ से प्रारंभ हुई। और मेरे पिताजी पेशे से शिक्षक थे, तो उनका जहाँ ट्रांसफ़र होता था मैं वहाँ उनके साथ पढ़ने चला जाता था। तो मेरी शिक्षा उसी तरह से हुई है। मैं अलग अलग जगहों में रह के पढ़ाई किया हूँ और कक्षा 6वीं से मैं बाकी क्लासें जो है आने वाली जो हमारे मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है और कॉलेज की शिक्षा मैंने रायपुर से शहर से की है। और यहाँ उस समय एक अच्छा माहौल था पढ़ाई लिखाई का। और हमारे हम लोग जिस गांव से आते हैं, हमारे गांव में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हुआ करते थे। मुझे जानकारी है हमारी गांव की जनसंख्या उस समय जब हम लोग प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला में पढ़ते थे तो 1100 के करीब था हमारे गांव की जनसंख्या। लेकिन उस गांव में लगभग 150 से ज़्यादा सरकारी सेवा में लोग थे और सभी विभाग में अधिकांश तो लगभग 100 के करीब शिक्षक पेशे से जुड़े हुए थे। बाकी सभी विभागों में हमारे ऐसा कोई विभाग नहीं है जिस विभाग में हमारे ग्राम के लोगों ने सेवा नहीं दी है, चाहे IPS हो, IAS हो और अन्य शासकीय सेवाओं में। छोटे से सर्विस जो होती है उससे लेके बड़े सर्विस तक के लोग हमारे गांव में अच्छे पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। और हमारे पिताजी से हमेशा माताजी से प्रेरणा मिलती रहती थी कि शिक्षा ही वो सबसे बड़ा धन है। अगर उसमें अच्छे मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में जीवन में आगे जा सकते हैं। तो मेरे माता पिताजी का हमेशा स्नेह रहा है और उन लोगों ने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो मेरी शिक्षा दीक्षा उसी तरह से हुई है। हम लोग यहाँ जब प्राथमिक शाला के बाद 6वीं कक्षा में रायपुर में पढ़ने आए, उस समय हम हॉस्टल में रहते थे और हॉस्टल हमारा छोटा पारा में होता था। कांग्रेस भवन भी नज़दीक होता था, गांधी मैदान पे कांग्रेस भवन था। तो कांग्रेस के छोटे मोटे जो भी कार्यक्रम होते थे, हम लोग बाल सेवा दल के रूप में सफ़ेद शर्ट और पैंट पहन कर सफ़ेद टोपी लगाकर वहाँ कांग्रेस भवन में कांग्रेस के कार्यक्रमों में बचपन से हम लोगों का जाना हुआ है। और बीच में मेरी पढ़ाई, बीच में 1 साल जब मैं हायर सेकेंडरी के बाद पहली बार PMT प्री आयुर्वेदिक टेस्ट, प्री मेडिकल टेस्ट, प्री आयुर्वेदिक टेस्ट हम लोगों ने पास किया था। वो जब मैं BSc फर्स्ट ईयर में साइंस कॉलेज में था, उस समय हम लोग पढ़ाई के अलावा जो हमारे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमारे समाज के अनुसूचित जाति समाज के लोगों में बहुत सारी समस्याएं रहती थी, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में जहाँ भी कहीं समस्याएं आती थी। तो हम लोग शुरू से उन समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा काम करते थे। जब मेरा BSc फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री सेकंड का पेपर था, मेरा पेपर 3 बजे से था और गांव के लोगों का एक टीम हमारे गांव से आई थी, जिन लोगों का जाति प्रमाण पत्र और रेवेन्यू से संबंधित बहुत सारी समस्याएं थी। उस समय मैं कलेक्टर के पास जाके उन लोगों की समस्याएं निराकरण के लिए हम लोगों ने बात करी और समय इतना हो गया कि 3:30 बज गए
और मैं केमिस्ट्री सेकंड का पेपर नहीं दिला पाया बीएससी फर्स्ट ईयर का। लेकिन मुझे संतुष्टि है कि मैंने अपने लोगों के काम के लिए वो पेपर छोड़ा था और मेरा एमबीबीएस में भी चयन हुआ था, लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री सेकंड पेपर नहीं दिलाया था, तो मुझे 32 अंक मिले थे, मुझे याद है पहले पेपर में, और 33 नंबर होता तो मैं एमबीबीएस की शिक्षा लेता। तो हम लोग साल खराब नहीं किया। आयुर्वेदिक कॉलेज में मैं सबसे पहले उज्जैन में एडमिशन लिया और उज्जैन से मैं उसी समय वापस ट्रांसफ़र लेकर रायपुर आयुर्वेदिक कॉलेज से अपनी बीएमएस की शिक्षा प्राप्त की है। और हम लोग शुरू से छात्र राजनीति के माध्यम से और हमारे कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम लोग जन सेवा का काम शुरू से करते आ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि मेडिकल की शिक्षा दीक्षा लिए काफ़ी टफ होता है मेडिकल निकालना या कोई भी उसका एक भी एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना। दूसरी बात मेरी ये है कि इतनी टफेस्ट शिक्षा दीक्षा लेकर एग्ज़ाम देकर उसके बाद खुद को राजनीति में समर्पित करना, ये पहले से सोच रखा था या फिर किसी से इंस्पायर थे आप? देखिए, मैं तो शुरू से समाज सेवा के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे थे और एजुकेशन में मेरे मदर फादर चाहते थे कि मैं पहले से बायोलॉजी का छात्र था, तो गांव में रहता था कि हमारे गांव में सभी सेवाओं में लोग रहते थे। हमारे जो सरकारी सेवाएं जो होती थी, लेकिन डॉक्टर जो है वो हमारे गांव में नहीं थे। तो लोगों की थी कि परिवार का कि डॉक्टर की शिक्षा तुमको लेना है, तो मैंने डॉक्टर की शिक्षा लिया और अच्छे नंबरों से हमेशा पास होते रहे, कभी डॉक्टरी की पढ़ाई में पीछे नहीं रहे। और हम लोग उस समय से भी समाज सेवा के काम करते थे और मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं सरकारी सेवा नहीं करूँगा। भले मैं शुरू में जब पास हुआ तो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता था और प्राइवेट प्रैक्टिस यहाँ मैं तेलीबांधा में मेरी डिस्पेंसरी थी और उस समय लोग मेरे पास अच्छे लोग आते थे। चिकित्सा का काम भी हम अच्छा से करते थे, डिस्पेंसरी भी अच्छी चलती थी, लेकिन डिस्पेंसरी के अलावा जो जन सेवा का काम है उसको हमने कभी नहीं छोड़ा। और इसको लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करना, और ख़ासकर हमारे अनुसूचित जाति के भाई, अनुसूचित जाति, जनजाति और जो गरीब लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनकी कहीं पूछ परख नहीं होती थी, उनके काम नहीं होते थे, तो हम लोग शुरू से कोई भी समस्या आती थी तो लोग शुरू से आते थे और हम लोग उनके समस्याओं के निराकरण के काम करते थे। इस तरह धीरे धीरे हम लोगों का राजनीति के क्षेत्र की ओर जुड़ाव हुआ। और उस समय कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो इन लोगों का हमेशा ध्यान रखती थी, तो हमारा जुड़ाव इसीलिए कांग्रेस पार्टी से हुआ। हम लोग उस समय जब इंदिरा जी जन दर्शन लगाया करती थी प्रधानमंत्री आवास में, तो हम लोग स्टूडेंट राजनीति में थे, तो उस समय भी हम लोग जन दर्शन में इंदिरा जी से भी जाके मिले। और हमारे SC ST जो छात्र हैं उनकी छात्रवृत्ति कम मिलती थी। उस समय 65 रुपीज़ पर मंथ छात्रावासी छात्रों को मिलता था, जो बहुत कम होता था, मेस की पूरी राशि हो नहीं पाती थी। तो हम लोगों ने जाके उससे निवेदन किया इंदिरा जी से और उन्होंने उसी समय तुरंत आदेश किया चीफ मिनिस्टर को कि छात्रवृत्ति तुरंत बढ़ाई जाए, और बढ़ के उस समय 85 रुपीज़ हुआ 65 से। तो उस समय हम लोगों ने इंदिरा जी को भी देखा है कि वो किस तरह से हमारे SC ST के लोगों का ध्यान रखती थी। अब हम लोग तो स्टूडेंट थे, उसके बाद भी जब हम लोग उसको मिले तो उन्होंने पूरे ध्यान से सुना और अपने एक लेटर पेड हुआ करता था उसमें तुरंत लिख के आदेश किया। और उस समय उनके सेक्रेटरी थे RK धवन जी, उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को अभी तुरंत बोलिए और कल तक ये बच्चे लोग जब वहाँ वापस जाएंगे भोपाल, तब तक इनके छात्रवृत्ति बढ़ाने का आदेश हो जाना चाहिए। और वैसे ही हुआ भी। जब हम दिल्ली से वापस आए उसके दूसरे दिन छात्रवृत्ति की राशि बढ़ा दी गई थी, जो पूरे मध्य प्रदेश के लिए बढ़ा। तो इस तरह से
हम लोगों ने देखा है। फिर राजीव जी के समय में राजीव जी युवा थे और वो भी खासकर इस अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों की महिलाओं का उनके सशक्तिकरण के लिए हमेशा ध्यान देते थे। हम लोग उनसे भी कई बार मिले हैं और उनसे हम लोग सब प्रभावित थे कि ये एक अच्छा नेता है जो संविधान है उसमें जो अधिकार दिए गए हैं हमारे जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को, महिलाओं को, उन पर उनका हमेशा फोकस रहता था। उनको आगे बढ़ाने की कोशिश हमेशा राजीव जी की रहती थी। चलिए, बढ़िया कोशिश आपने शुरू से ही की, छात्रवृत्ति के समय से की। एक सवाल और है कि डॉक्टर शिव कुमार डहरिया आरंग की पसंद थे। ऐसा क्या हो गया कि उस जगह को जनता ने गुरु खुशवंत साहब को दे दिया? ऐसा क्या हो गया? देखिए, चुनावी राजनीति में हार जीत लगी रहती है और मैं विभिन्न जगहों से, अलग अलग जगहों से पार्टी ने जहां मुझे कहा चुनाव लड़ने के लिए, मैं उन जगहों पे चुनाव लड़ के लड़ा हूं और हम जीत के भी आए हैं। कभी कभी हमारी सरकार नहीं बनी इस 2023 के चुनाव में। बहुत सारे हमारे 12 मंत्रियों में से 9 मंत्री चुनाव हार गए। तो पार्टी उस पर मंथन कर रही कि क्यों हम लोग इस तरह से पीछे हुए हैं। और काम तो देखिए, हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार लोगों के महसूस हुआ कि वास्तव में कांग्रेस की सरकार है और ये किसानों का, हमारे गरीबों का, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की भलाई के लिए हम लोगों ने बेहतर काम किया है। और काम से हमारी संतुष्टि। हम नगरीय प्रशासन विभाग में थे और लेबर डिपार्टमेंट भी मेरे पास था, तो हम लोगों ने उस विभाग में बेहतर काम किया। आपने देखा होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर्मचारियों को, नगरीय निकाय के कर्मचारियों को 6-6 महीने तक वेतन नहीं मिल रहा है। कर्मचारी हड़ताल करने, आज से ही 3 दिन से हड़ताल पे जा रहे हैं। ये सवाल मैं आपसे लूंगी, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि एक तो मैंने पहला क्वेश्चन आपसे किया, दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि आने वाले समय में एक बार फिर से आरंग जिले की जनता का भरोसा जीतने के लिए डॉक्टर शिव कुमार डहरिया किस तरीके के प्रयास कर रहे हैं? निश्चित रूप से हम स्थानीय जो लोग हैं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा काम करते हैं और आरंग से हमारा जीवन संपर्क है और निश्चित रूप से अब जनता महसूस कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की 9 महीने की जो सरकार है उसको उन लोगों ने देखा है और इन 9 महीनों में प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। इनके जो मंत्री बने हैं बहुत सारे तो अनुभवहीन हैं, उनको कुछ आता ही नहीं और वो अपने विभाग को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। तो सारी समस्याएं है ना, वो जनता का कोई काम हो रहा है, रूटीन के काम तक नहीं हो रहे हैं। तो आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब है। नक्सली घटनाएं बढ़ी है, चोरी, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार, रोज इस तरह के घटनाएं हो रही है। अब देख रहे हैं, कल हम लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ कवर्धा गए थे। वहाँ एक गांव है लोहारीडी, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री के खास इन लोगों ने वहाँ पे इतना आतंक फैला के रखा था कि वहाँ के एक कांग्रेसी पूर्व सरपंच की हत्या करके लाश पेड़ में टांग दिया और गांव वाले इतने त्रस्त थे कि फिर बाद में गांव वालों ने जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो गृह मंत्री जी के खास हुआ करते थे, उनके यहाँ हमला हुआ और उनके घर को जला दिया गया, जिसमें वो जो जिस व्यक्ति पे गांव के लोगों के शिकायतें थी उनकी हत्या हुई। अब उसके बाद गांव भरे में इस तरह घटना के बाद लगभग 160 और 200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और अभी जो 60 लोग गिरफ्तार किए गए उसमें 33 महिलाएं हैं और जो युवा पकड़े गए हैं उनको इतना मारा गया है और महिलाओं को इतना मारा गया है, उसके वीडियो रोज सामने आ रहे हैं कि कुछ महिलाएं तो चल नहीं पा रही हैं। और एक साहू है, मिस्टर हम लोग प्रशांत साहू,
जो 27 साल का था, उसकी इतनी पिटाई की गई कि उसकी मौत पुलिस कस्टडी में हो गई। ऐसे 4-5 लोग हैं जिनकी इतनी पिटाई की गई कि उनकी हालत गंभीर है। इसी बात तो पर इस तरह भाजपा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश में अब लोकप्रिय हो चुकी है और छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की ओर देख रही है कि आने वाले समय में फिर कांग्रेस की हम सरकार बनाएंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी के आतंक से प्रदेश की जनता को मुक्ति मिल सके। इसी से जुड़ा एक सवाल लूंगी कि भाजपा का ये कहना है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस है वो राजनीति कर रही है, भुना रही है पूरे मुद्दे को, और मृत लोगों पर भी राजनीति कर रहे हैं। अब ये इसका जवाब कैसे देंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है और भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते रहती है। क्यों कानून व्यवस्था के गृह मंत्री जी के घर में इस तरह की घटनाएं हो रही? आप पूरे प्रदेश की घटनाओं को एक तरफ देख लीजिए और गृह मंत्री जी के क्षेत्र की घटनाओं को देख लीजिए, उसी के क्षेत्र में इतनी घटनाएं क्यों हो रही है? तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की विफलता है और जहां हमारी जनता की समस्याएं आएगी, जनता के न्याय के लिए हम लोग, कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी हुई है और हमारी पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी और जनता को कहीं दिक्कत होती है तो उसको न्याय दिलाने के लिए हम लड़ते रहेंगे। आपने 5 साल नगरीय निकाय मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं, 5 साल का पूरा कार्यकाल आपने संभाला है, देखा है। आने वाले समय की अगर मैं बात करूं, हालांकि 9 महीने या 8 महीने होने जा रहे हैं सरकार को, क्या लगता है क्या नगरीय निकाय या फिर अन्य क्षेत्रों की मैं बात करूं, कार्य क्या पहले से बेहतर है या अभी भी काम रुके हुए हैं? और अगर रुके हुए हैं तो वो क्या क्या काम है, कितने सुधार की आवश्यकता आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से पूरे प्रदेश में विकास के काम ठप हो गए हैं। अब मैं मेरे नगरीय निकाय विभाग में मैं रहा हूँ, उस विभाग को देखा हूँ, श्रम विभाग को मैंने देखा है। तो 5 साल कभी हमारे कर्मचारियों ने नगरीय निकाय में या श्रम विभाग में हड़ताल नहीं की है। आज 9 महीने के अंदर हर महीने हड़ताल हो रहे हैं कर्मचारियों के, उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही। कर्मचारियों को, जो सफाई कर्मी होता है उसको 6-6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। एक 10,000, 12,000, 15,000 रुपये को वेतन पाने वाला सफाई कर्मी अगर 6-6 महीने से उनको वेतन नहीं मिले तो क्या करेगा? उसके बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। आज वो हड़ताल कर रहे हैं। हमारी सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ और हमारी सरकार थी तो नगरीय निकाय क्षेत्र को हम लोगों ने जमीन से उठा के आसमान तक इस विभाग को ऊंचाई दिया था। स्वच्छता के मामले में आपने देखा होगा पूरे देश में हम लोग लगातार 3 साल तक पहले नंबर में आए देश में। राष्ट्रपति जी ने हर साल हमको पुरस्कृत किया है और उसके बाद 2 साल हम लोग लगातार देश में स्वच्छता के क्षेत्र में दूसरे नंबर पे आए हैं और सभी क्षेत्रों में डेवलपमेंट के कामों में कहीं कोई कमी नहीं थी, गुणवत्तापूर्ण काम होता था। आज भारतीय जनता पार्टी के 9 महीने के कार्यकाल में कोई नए काम सैंक्शन नहीं हुए हैं। जो 15वें वित्त की राशि से कुछ काम जरूर सैंक्शन हुए हैं, लेकिन वो बहुत अपर्याप्त हैं। जो पुराने सैंक्शन हैं, जो काम चल रहे हैं, उनकी राशि भी निकायों को नहीं मिल रही है। तो आज कर्मचारी भी परेशान हैं और अधिकारी भी परेशान हैं और नगरीय निकाय में काम करने वाले लोग परेशान हैं। वहाँ डेवलपमेंट का भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। और श्रम विभाग में हम लोगों ने भी गोल्डन अवार्ड अच्छे कामों के लिए पूरे देश भर में पहले पुरस्कार हमको मिला था। तो जिन क्षेत्रों में हम लोग रहे हैं उन क्षेत्रों में अच्छे काम करके, बेहतर काम करके लोगों की समस्याओं को निराकरण का काम हम लोगों ने किया और डेवलपमेंट के काम इतने हुए हैं कि अभी हमारे जो काम हमारे समय में जो सैंक्शन हुए हैं वो 5 साल तो उन्हीं को चलाएंगे। अभी नए काम सैंक्शन नहीं, हमारी कामों का ही शिलान्यास और उद्घाटन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 महीने से यही काम कर रही। कोई नया काम तो इन लोगों का दिखता ही नहीं। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल है और छत्तीसगढ़ की जनता अब समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को चला पाने में सक्षम नहीं है और आने वाले समय में वो कांग्रेस की ओर देख रही है और आने वाले समय में हमारी सरकार फिर कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस अगर कम बैक करती है तो उसका मुख्य कारण क्या होगा? देखिए, आज अब लोग तुलना कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार के कामों को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों को। तो अब ये महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी है जो सब लोगों की समस्याओं का निराकरण करती है। ये तो जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने
उनको कहीं पूरा नहीं किया। आप देख लीजिए इनके 15 साल पुराने कार्यकाल को और अभी के जितने वादे किए थे उनको इन्होंने पूरा ही नहीं किया। कहा कि हम जो वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे, लेकिन ये पिछले 15 साल के समय 2003 का घोषणा पत्र देख लीजिए, 2008 का घोषणा पत्र देख लीजिए, 2013 का भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र देख लीजिए, उनके कामों को इन लोगों ने पूरा नहीं किया। आदिवासियों को ठगने का काम किया, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों का आरक्षण 16% से घटा के 12% कर दिया। तो आज लोग अब इस बात की तुलना कर रहे हैं कि कांग्रेस के समय में जो काम हुए हैं किसानों के लिए, किसानों का हम लोगों ने कर्जा माफ किया, उनके धान का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता था हम लोगों ने उससे ज़्यादा एमएसपी से ज़्यादा धान की कीमत दी, 27-2500 रुपया प्रति क्विंटल हमारी सरकार में मिलता था, और जो एमएसपी बढ़ता था केंद्र की तरफ से वो वही हम किसानों को देते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, जो एमएसपी बढ़ा है, यहाँ के जो कृषि मंत्री उसका बयान आता है एमएसपी बढ़ा है वो हम सरकार के खातों में एडजस्ट कर लेंगे। तो एमएसपी का जो राशि होता है वो किसानों का होता है, सरकार का नहीं होता, वो उनको देना चाहिए। आपने घोषणा किया 3100 रुपया धान की कीमत आज मिल रही है, कांग्रेस सरकार की ही देन है। 3100 के अलावा जो एमएसपी बढ़ा है वो किसानों को मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। आज गांव-गांव में बिजली की व्यवस्था खराब हो चुकी है, रोज घंटों लाइटें बंद रहती है। कांग्रेस के समय में इस तरह नहीं होता था। एक मुख्य सवाल ये भी है कि आजकल सतनामी समाज के नाम पर राजनीति करने का आरोप लग रहा है, कहाँ क्यों ये आरोप लग रहे हैं इस तरह? देखिए, सतनामी समाज जो है एक जागरूक समाज है, और कहीं अन्याय अत्याचार होता है तो सतनामी समाज उसको बर्दाश्त नहीं करता। और आज भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस तरह से सतनामी समाज के लोगों को सताया जा रहा है, हमारे सतनामी समाज का धार्मिक स्थल बाबा गुरु घासीदास जी का वहाँ के जैत खाम को काटा गया, और जो वास्तविक अपराधी हैं उनको छोड़ दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार के जो अन्य प्रदेश के जो मजदूर आए थे, जो दूसरे काम करते थे, उनको मजदूरी नहीं मिली, उनको अरेस्ट कर कहा गया कि ये मजदूरी नहीं मिली इसलिए जैत खाम को काट दिया। सतनामी समाज ने आंदोलन किया कि भाई इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। आज तो किसी भी चीज में देख लीजिए मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच की घोषणा कर देते हैं, तो इतना बड़ा जो मामला था उसमें सीबीआई जांच की घोषणा कर देनी थी पहले से। 10 तारीख को आंदोलन हुआ और पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटनाएं हुई। कलेक्टर कार्यालय जला दिया गया, एसपी कार्यालय जला दिया गया, और उसमें कौन लोग शामिल थे? जो भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन थे उसके लोग सामने थे। अनुमति भी तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने ली थी। मंच में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ सतनामी समाज के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, और जो कांग्रेस से संबंधित लोग थे, कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे, उन्हीं पे। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को और सतनामी समाज को बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो सफल नहीं होगी। और सतनामी समाज अपने ऊपर होने वाले किसी भी अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, और आने वाले समय में इस सरकार को जिस तरह से सतनामियों को प्रताड़ित किया है उसका परिणाम आने वाले चुनावों में उनको भुगतना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल लूंगी सर आपसे, आने वाले समय में या इस समय की मैं बात करूं, कांग्रेस के वापस ना आने का कारण क्या आप भी कांग्रेस के भीतर की अंतर्कलह को मानते हैं? देखिए, कांग्रेस में कहीं कोई अंतर्कलह नहीं है। हाँ, जरूर नेता बहुत सारे रहते हैं तो एक दूसरे के विचार अलग अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक पार्टी के संगठन की बात आती है और पार्टी का कोई काम होता है तो पार्टी के निर्देश के अनुसार सब लोग मिल के काम करते हैं। और इस बार भी बेहतर काम किए हैं, लेकिन परिणाम अनएक्सपेक्टेड आया है, तो हम लोग सब मिलकर उस पर चर्चा कर रहे हैं, और जो कमियां हैं आने वाले चुनाव में वो कमियां दूर हो जाएगी, और फिर से कांग्रेस की सरकार आने वाले समय में बनेगी। एक सवाल और मेंशन करना चाहती हूँ कि आपने जब से राजनीतिक कार्यकाल शुरू किया बहुत कुछ देखा, एक लंबा दौर आपने देखा है, उस समय से लेके अब तक की कोई ऐसी घटना जो आपको हमेशा याद आती है और जो हमसे आप साझा करना चाहें? देखिए, घटनाएं तो बहुत है, लेकिन जब हम लोग जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी
मध्य प्रदेश सुंदरलाल पटवा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय भी लोगों के खिलाफ अन्याय अत्याचार होता था। तो हम लोग राजीव गांधी जी से मिलने गए थे, तो राजीव जी ने कहा कि सब छात्र हो, युवा हो, आप लोगों को आगे आकर काम करना चाहिए और जो सरकार अन्याय करती है, अत्याचार करती है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। तो हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे लोकतांत्रिक काम किए, तो हम लोगों ने वहाँ पे हड़ताल की और माननीय उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे अर्जुन सिंह जी, उन सब के साथ में हम लोगों ने भोपाल में धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, गिरफ्तारी दिया। तो निश्चित रूप से अन्याय अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस हमेशा आवाज़ उठाती रही है और उस काम को आगे मजबूती से हम लोग थामे रहेंगे। और जिस तरह देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस की भूमिका रही है, इस देश में कहीं अन्याय अत्याचार हो तो वहाँ कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ, हमारे अनुसूचित जाति के, आदिवासी भाइयों के, महिलाओं के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी दिखाई देगी। तो बिल्कुल, अगर जनता की सेवा करने की बात हो और व्यक्ति अगर ठान ले कि उन्हें जनता की सेवा करनी है तो वो किसी भी रूप में कर सकता है। डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है कि इतनी हायर स्टडी करने के बावजूद भी उन्होंने जनता की सेवा को पहले रखा और कहीं ना कहीं जिस तरीके की उनकी पढ़ाई थी उसे जारी रखते हुए वे छात्र समय से ही राजनीति करने मैदान में उतरे और अभी भी वो लगातार राजनीति का बीड़ा उठाए हुए हैं। जनता की सेवा आगे भी वो करना चाहते हैं। बात कांग्रेस की मैं करूं तो उनका दृढ़ संकल्प है। इसके अलावा उनकी उम्मीद और भरोसा भी है कि आने वाले समय में एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो कम बैक करेगी और इसके लिए वो लगातार गहन मंथन चिंतन कर रहे हैं, जिसको लेकर के आने वाले समय में वो कार्य करते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस शो के लिए।